नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाली आपकी एजुकेटर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत करती हूं। इस वीडियो में हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 का जीएस पेपर 1 डिस्कस करेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीट्रिपलएससी, ईपीएफओ से रिलेटेड कोर्सेज की जानकारी आपको इन नंबर पर मिल जाएगी और इनके पेड ग्रुप भी आप इन्हीं नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017? Pregnant women are entitled for 3 months pre-delivery and 3 months post-delivery paid leave. Enterprises with crèche must allow the mother minimum 6 crèche visit daily. Women with 2 children get reduced entitlement. इसका सही आंसर सी है, थर्ड ठीक है, कि जो वुमेन हैं जिनके 2 बच्चे हैं उनको पेड लीव कम मिलेंगी। ठीक है, अब देखते हैं प्रोविजंस। पहला जो प्रोविज़न है वो ये है कि 26 वीक्स की टोटल पेड मैटरनिटी लीव मिलेगी। उसमें से 8 वीक्स की जो लीव होगी वो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट से पहले मिलेगी। ठीक है, मतलब जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है उससे 8 हफ्ते पहले से मिलेगी। ठीक है, और जो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 50 एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्रीच फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी और उसमें 4 विजिट्स अलाउड हैं, ना कि 3 विजिट्स, जो 6 विजिट्स जो कि इसमें लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था से रिलेटेड, टैक्स का भुगतान, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी या डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स। इसका सही आंसर ए है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। जो वर्ल्ड बैंक के 10 इंडिकेटर्स हैं उनमें ये पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब 10 इंडिकेटर्स जो हैं वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। स्टार्ट अ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या कंस्ट्रक्शन परमिट से रिलेटेड जो डी पॉइंट है वो है, ठीक है। गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, गेटिंग क्रेडिट है, मतलब उधार। रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी है एक। फिर है प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, जो भी माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड है। टैक्सेस को पे करने से रिलेटेड है एक है ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। और इंडिया की रैंक क्या है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, तो वो है 163 और फर्स्ट नंबर पे है न्यूजीलैंड। तो इसका सही आंसर ए है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर जैसा कोई इंडिकेटर नहीं है। In India, extended producer responsibility was introduced as an important feature in which of the following? Extended producer responsibility जो ये फीचर है ये किस में है? बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स में है, रिसाइकिल प्लास्टिक रूल्स में है, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में है, या फिर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन में है। तो इसका सही आंसर सी है, ये ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 में है। ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है, अगर ई वेस्ट जनरेट होता है तो जो उसको जनरेट कर रहा है, जो प्रोड्यूसर है इसका, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको रिसाइकिल करे और उस वेस्ट को कम से कम करे। ठीक है, तभी ये लिखा हुआ है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो सीपीसीबी है उसको ईपीआर ऑथराइजेशन दिया गया है अंडर न्यू ई वेस्ट रूल्स, यानी जो नए ई वेस्ट रूल्स हैं उसमें सीपीसीबी को एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड अथॉरिटी दे रखी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स टू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज एमएसपी एंड बोनस पेड टू द फार्मर्स प्लस। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें और आती है, या फिर इंटरेस्ट कॉस्ट, या फिर प्रिक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, प्रिक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड चार्जेस फॉर गोडाउन्स। तो इसका सही आंसर सी है। एफसीआई के लिए क्या कॉस्ट पड़ती है? एमएसपी प्लस जो फार्मर्स को
इंसिडेंटल और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है ये इसमें इंक्लूड होती है, और जो बोनस दिया जा रहा है फार्मर्स को वो इंक्लूड होता है। ठीक है, अब एफसीआई का क्या रोल होता है? एफसीआई बफर स्टॉक को मेंटेन करता है, ठीक है, प्रिक्योरमेंट करता है, जो भी फूड ग्रेन्स होते हैं वो लेके आता है, और फिर बफर स्टॉक का काम करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये फूड सेफ्टी को सिक्योर कर रहा है, इंश्योर कर रहा है फूड सेफ्टी को और फूड सिक्योरिटी को। उसके बाद प्राइस स्टेबलाइजेशन करता है ये। प्राइस स्टेबलाइजेशन में इसका एक बड़ा रोल है। आगे बढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर कंट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ इट्स सोशल कैपिटल? सोशल कैपिटल में कौन आता है? प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट्स इन द पॉपुलेशन, जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो आते हैं, या फिर स्टॉक ऑफ बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या मशीनरी वगैरह आती है, या साइज ऑफ पॉपुलेशन इन वर्किंग एज ग्रुप, या फिर लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। डी इसका आंसर है। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी ही सोशल कैपिटल है। सोशल कैपिटल का मतलब रिलेशनशिप हो गया, ट्रस्ट हो गया, कोऑपरेशन, शेयर्ड वैल्यूज़, नॉर्म्स, आइडेंटिटी किसी भी सोसाइटी के, ये सब उसकी सोशल कैपिटल है। अगर हम बात करें बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर तो ये तो फिर मटेरियल कैपिटल हो गई, ठीक है, ये इकोनॉमिक कैपिटल के टर्म्स में हो जाएगी। तो ये इसका आंसर ना होके डी है, म्यूचुअल ट्रस्ट और हार्मनी की जिसमें बात होती है सोशल कैपिटल में। विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमें बताना है कौन सा सही है। नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिस्डिक्शन टू डिसाइड एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इन टू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सही आंसर डी है, कोई भी सही नहीं है, दोनों ही गलत हैं। पहले स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि हाई कोर्ट के पास इतनी पावर नहीं है कि अगर सेंट्रल लॉ बनाता है कोई तो वो उसको कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड डिक्लेयर कर सकें। अगर कोई भी प्रोविज़न अगेंस्ट में है तो उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर सकें, तो ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर करने के लिए सक्षम है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहलाता है? कहता है कि अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको चैलेंज नहीं कर सकती। ये गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इसको चैलेंज कर सकती है। आर्टिकल 13 जो है उसमें लिखा है कि जो भी लॉ इनकंसिस्टेंट हैं, मतलब जो लॉ अगेंस्ट है फंडामेंटल राइट्स के, उसको वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करे, और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास पावर है। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया कि हाई कोर्ट जो है सेंट्रल के लॉज को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट होता है तो उसको चैलेंज कर सकता है। ये हम कैसे कह सकते हैं? जैसे अभी रिसेंटली आया था NJAC, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो केशवानंद भारती केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जहाँ पे पार्लियामेंट ने पहले फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया था। तो उसके रिस्पॉन्स में कई सारे केसेस भी आए थे, जैसे कि मिनर्वा मिल्स का केस था, और भी कई सारे केस थे जिसमें ये बताया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बेसिक स्ट्रक्चर का नाम दिया था, और कहा था कि वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे कि एक फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट है, ठीक है, या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इनको चेंज नहीं किया जा सकता है। तो इसका डी आंसर है। आगे चलते हैं। Purchasing power parity, exchange rates are calculated by comparing the prices of same basket of goods and services in different countries. In terms of PPP dollars, इंडिया जो है वो 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में। तो देखिए PPP होता क्या है, पहले देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर ए है, फर्स्ट ठीक है, सेकंड गलत है। सेकंड क्यों गलत है? क्योंकि PPP टर्म्स में इंडिया की जो रैंक है वो थर्ड है, यानी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड में। फर्स्ट है चाइना एंड सेकेंड है US, ठीक है, और फिर थर्ड नंबर आता है इंडिया का। अब PPP होता क्या है? परचेजिंग पावर पैरिटी। ये एक्सचेंज रेट्स होते हैं जो कि कैसे कैलकुलेट करे जाते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के प्राइजेस अलग अलग होते हैं, इसलिए परचेजिंग पावर पैरिटी का कंसेप्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि हर कंट्री की
इकोनॉमी अलग तरीके से रिस्पॉन्स करती है। हर कंट्री की जो इकोनॉमी है, फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, अदर जो कंडीशंस हैं, पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, वो डिफरेंट हैं, जिस वजह से जो प्राइसेस होते हैं गुड्स और सर्विसेज पे वो भी डिफरेंट होते हैं। तो अगर हम वैसे इसको कंपेयर करेंगे तो फिर कंपेयर करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसको एक परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग पहले इनको सबको इक्वल लाया जाता है और फिर उसका कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, तो सबको एट पार लाके फिर उसको कंपेयर करते हैं कि कौन ज़्यादा है, किसकी इकोनॉमी ग्रो ज़्यादा कर रही है और किसकी कम कर रही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। विद रेफरेंस टू कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया, बताना है इन द लास्ट 5 ईयर्स करेक्ट कौन सा है। एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज़ हाईएस्ट, राइस कल्टीवेशन में एरिया सबसे ज़्यादा है। एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ ज्वार इज़ मोर देन दैट ऑफ ऑयल सीड्स, ज्वार का कल्टीवेशन ज़्यादा है ऑयल सीड्स में, इसका एरिया ज़्यादा है। ठीक है, एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज़ मोर देन शुगर केन, और एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन हैज़ स्टीडली डिक्रीज्ड। तो इसका सही आंसर ए है। राइस कल्टीवेशन हमें पता है बहुत ज़्यादा है, तो हाईएस्ट तो राइस कल्टीवेशन ही है। और जो थर्ड पॉइंट है कि कॉटन कल्टीवेशन का एरिया ज़्यादा है शुगर केन से, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखते हैं खरीफ क्रॉप जो होती है वो क्या होती है। खरीफ क्रॉप को हम मॉनसून क्रॉप भी कहते हैं, और ये स्टार्ट होती जाती है जून में, जब मॉनसून आता है तब, और एंड होती है इसकी हार्वेस्टिंग अक्टूबर में होती है, लगभग अक्टूबर के आसपास होती है। ठीक है, और जो सेकेंड पॉइंट है कि ज्वार का एरिया अंडर कल्टीवेशन ज़्यादा है ऑयल सीड्स से, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। और ये भी स्टेटमेंट गलत है कि शुगर केन का जो एरिया है वो कम होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। तो इसका सही आंसर ए हो जाता है। आगे चलते हैं। अमंग द एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इम्पोर्टेड बाय इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट इम्पोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन द लास्ट 5 ईयर्स, मतलब हमने सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्ट किया है पिछले 5 सालों में इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो इसका आंसर देखते हैं, स्पाइसेस, फ्रेश फ्रूट्स, पल्सेस या फिर वेजिटेबल ऑयल्स। तो इसका सही आंसर डी है, वेजिटेबल ऑयल सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट किया गया है। और ये किसके अंडर में आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी की सबसे अप्रोप्रिएट डेफिनेशन कौन सी है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, अपॉर्चुनिटी टू डू वॉट एवर वन लाइक्स, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली। तो इसका सही आंसर बी है, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट। लिबर्टी मतलब क्या होता है, फ्रीडम। फ्रीडम मतलब कि कोई रिस्ट्रेंट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, लिबर्टी कहाँ से लिया गया हुआ है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये वर्ड लिया गया है, लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी। और इसको प्रियम्बल में भी डिस्क्राइब किया गया है। प्रियम्बल में इसका क्या रेलिवेंस है, तो लिबर्टी किस किस की होनी चाहिए ये बताया है प्रियम्बल में। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, इन सब की लिबर्टी प्रियम्बल में डिस्क्राइब की है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट या आरबीआई टेक्स टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी। अब इसमें से आरबीआई ऐसा कौन सा कदम नहीं उठाएगी जिससे रुपी की वैल्यू कम हो। कर्बिंग इम्पोर्ट्स ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड promoting exports, encouraging Indian borrowers to issue rupee denominated masala bonds, easing conditions relating to external commercial borrowing, following an expansionary monetary policy। तो इसका सही आंसर डी है। अगर इंपोर्ट्स को कम कर दिया जाएगा और एक्सपोर्ट्स को बढ़ा दिया जाएगा तो उससे क्या होगा कि हमारे रुपये की वैल्यू जो होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर इंडियन बोरोअर्स को एनकरेज किया गया कि वो मसाला बॉन्ड्स इशू करें, तब भी उससे भी क्या होगा कि जो रुपये की वैल्यू होगी, रुपया स्ट्रेंथन हो जाएगा। ठीक है, मजबूत होगा। और साथ ही साथ अगर एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग की कंडीशंस को ईज कर दिया गया तब भी बोरोइंग्स बढ़ेंगी और इससे भी रुपये की वैल्यू बढ़ेगी।
लेकिन अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी ले ली गई तो उससे क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा, जिससे जो फॉरेन कैपिटल है वो इंडिया से चली जाएगी और रुपए डेप्रिशिएट हो जाएगा। तो ये आंसर सही नहीं है इसका, डी। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आरबीआई रीसेंट डायरेक्टिव रिलेटिंग टू स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा, popularly known as data diktat, command the payment system providers that they shall ensure the entire data relating to payment system operated by them are stored in a system only in India। इससे ये इंश्योर होगा कि पेमेंट, जितना भी डेटा पेमेंट से रिलेटेड है वो इंडिया में ही रहे, और ये भी इंश्योर करेंगे कि वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ही ओन करें और ऑपरेट करें। उस सिस्टम को जिसमें पेमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ही ओन और ऑपरेट करें, और दे शैल सबमिट कंसोलिडेटेड सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट टू कैग बाय द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर। तो इसका सही आंसर ए है, फर्स्ट ठीक है। इसमें क्या है, आरबीआई डेटा लोकलाइजेशन पे फोकस कर रही है, मतलब जो भी डेटा होगा वो इंडिया में ही रहेगा और बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि बाहर जाता है तो वो शेयर हो जाता है, फिर लीक हो जाता है। तो इसलिए ये गाइडलाइंस दी गई थी आरबीआई के द्वारा। इसमें ऑडिट सर्ट इन करेगी। सर्ट इन के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं, साइबर सिक्योरिटी अटैक्स से बचाती है और उससे रिलेटेड रेगुलेशंस को फॉर्मुलेट करती है। तो ऑडिट सर्ट करेगी, किन के थ्रू करेगी, एम्पैनल्ड ऑडिटर्स के थ्रू, ठीक है। और इसमें कैग का कोई रोल नहीं है, कैग का इसमें कोई रोल नहीं है, तो इसका सही आंसर ए है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अडॉप्टेड अ लॉ ऑन डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी फॉर इट्स सिटीजन्स नोन एज जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन in April 2016 and started implementation of it from 25 May 2018। कौन है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर सी है, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ने ही डेटा अपने प्रोटेक्ट करने की और उसको प्राइवेट रखने की, अपने सिटीजन्स के लिए उसको प्राइवेट रखने की बात की थी, जिससे का इंडिविजुअल कंट्रोल हो जाए, जिससे कि इंडिविजुअल कंट्रोल हो जाए पर्सनल डेटा के ऊपर, यानी जो भी उनके सिटीजन्स हैं उनका पर्सनल डेटा सिक्योर रहे, ठीक है, और उनके उसके ऊपर उनका पूरा कंट्रोल हो। और इसमें ये भी बात की गई थी, जो भी एनवायरनमेंट है उसको, बहुत रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, जिससे इंटरनेशनल बिजनेस को बढ़ावा मिल सके, ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो भी है उसके बारे में। रिसेंटली इंडिया ने साइन की है एक डील जिसको हम कहते हैं एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोऑपरेशन एरियाज इन न्यूक्लियर फील्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, जापान, रशिया, यूके या यूएसए। तो इसका सही आंसर बी है, इंडिया ने एक एक्शन फॉर प्रायोरिटाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोऑपरेशन एरियाज इन न्यूक्लियर फील्ड में रशिया के साथ एक डील साइन की है, न्यूक्लियर एरिया से रिलेटेड, न्यूक्लियर फील्ड से रिलेटेड। इसमें क्या है कि 6 न्यूक्लियर पावर यूनिट्स बनाई जाएंगी इंडिया में, जिसमें डिज़ाइन रशिया का होगा। तो ये न्यूक्लियर कोऑपरेशन से रिलेटेड है ये डील, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया बी, रशिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मनी मल्टीप्लायर कैसे बढ़ता है, मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या हुआ, मनी जो जनरेट हो सके उससे रिलेटेड है, कैसे मनी बढ़ सकता है। इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो, इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट ऑफ पॉपुलेशन, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो को बढ़ा के, या फिर पॉपुलेशन जब बढ़ती है तब। ये इजी क्वेश्चन है, 20 का सही आंसर है, क्योंकि देखिए अगर कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाएंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, ठीक है। तो फिर जब मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो फिर मनी मल्टीप्लायर नहीं हो पाएगा, वो भी कम होगा। और अगर SLR बढ़ता है, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, उसके साथ भी सेम चीज़ है जो कैश रिजर्व रेशियो में हमने देखी। और अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तब भी ये पॉसिबल नहीं है। ये कब पॉसिबल है कि मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज हो, ये तभी होगा जब बैंकिंग हैबिट जो है पॉपुलेशन की वो
इंक्रीज होती है जब उनमें बैंकिंग हैबिट इनकलकेट होती है, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, उससे मनी जनरेट होगा और मनी की सप्लाई बढ़ेगी और जिससे इकोनॉमी भी इम्प्रूव करेगी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर एंटरटेनमेंट, अब हमें बताना है ऑगमेंटेड रियलिटी जिसको AR कहा जाता है, उसमें क्या होता है, एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट बना दिया जाता है जिसमें फिजिकल वर्ल्ड को कम्प्लीटली बंद कर दिया जाता है। वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, कंप्यूटर से इमेजेस जनरेट की जाती हैं और रियल लाइफ की बात की जाती है उसमें। AR अलाउ करता है इंडिविजुअल को टू बी प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड इम्प्रूव एक्सपीरियंस यूजिंग कैमरा ऑफ स्मार्टफोन और PC। VR क्लोजेज द वर्ल्ड and transposes an individual providing complete immersion experience। इसका सही आंसर B है, थर्ड और फोर्थ ठीक है। अगर हम देखेंगे तो ये क्वेश्चन पढ़ने से ही पता लग रहा है कि जो फर्स्ट पॉइंट है और सेकंड पॉइंट है वो बिल्कुल रिवर्स लिख रखे हैं। AR एक्चुअली होता है जिसमें क्या होता है, रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस मिलता है, रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रियल वर्ल्ड में रहते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर जनरेटेड इन्फॉर्मेशन से उसको बढ़ाया जाता है, तो इसमें रियल वर्ल्ड की बात होती है। जबकि जो वर्चुअल होता है उसमें कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है सिमुलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, मतलब इनडोर एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए जिससे ओपन ना हो, क्लोज्ड सिस्टम बने, इसलिए। ठीक है, अगर हम बात करें अपने ऑप्शंस की जो सही हैं तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये अलाउ करता है इंडिविजुअल को कि वो प्रेजेंट हो और इम्प्रूव करे एक्सपीरियंस, इसमें स्मार्टफोन का, PC का, कैमरा का, इन सब का यूज़ करके रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट की बात करता है। जबकि VR क्या है, वो क्लोज्ड सिस्टम की बात होती है, जो क्लोज्ड वर्ल्ड की बात करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर B है। द वर्ड डेनिसोवन न्यूज़ में है, वो किससे रिलेटेड है, डायनासोर के फॉसल से रिलेटेड है या अर्ली ह्यूमन स्पेशीज से या फिर जो नॉर्थ ईस्ट में केव सिस्टम है उससे या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जियोलॉजिकल पीरियड की हिस्ट्री से। तो इसका सही आंसर B है, ये अर्ली ह्यूमन स्पेशीज से रिलेटेड है जो कि एक्सटिंक्ट स्पेशीज हैं, जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ठीक है, यानी अब वो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उससे रिलेटेड है ये। 20 का सही आंसर है। ये बात की गई है विद रेफरेंस टू रीसेंट डेवलपमेंट इन साइंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। फंक्शनल क्रोमोसोम्स को बनाया जा सकता है डिफरेंट स्पेशीज़ के सेल्स से DNA लेके और उसको ज्वाइन करके, क्या फंक्शनल क्रोमोसोम बनाया जा सकता है। दूसरी जो डेवलपमेंट है वो ये है, पीसेस ऑफ आर्टिफिशियल फंक्शनल DNA कैन बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरीज। A piece of DNA taken out from an animal cell can be made to replicate outside a living cell in the laboratory. Cells taken out from plants and animals can be made to undergo cell division in laboratory petri dishes. तो इसका सही आंसर C है, piece of DNA taken from an animal cell can be made to replicate outside a living cell in a laboratory, ये गलत है। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो C इसका सही आंसर है। डिजिटल सिग्नेचर के बारे में कहा गया है, एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो इंडिकेट करता है दैट सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशूइंग इट यूज टू सर्व एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन और सर्वर ऑन इंटरनेट। एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जिसमें क्या होता है, डॉक्यूमेंट को साइन किया जाता है और ये इंश्योर किया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल है और इसको चेंज नहीं किया गया है। तो इसका सही आंसर D है, तीनों ही सीखें कि ये एक डिजिटल रिकॉर्ड है और एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी इसको इशू करती है और ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होता है। जैसे एक नॉर्मल सिग्नेचर होता है उसी तरह से डिजिटल सिग्नेचर होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। तो वो किसी डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करता है और उससे यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की तरह हम इसको यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए ये काम में आता है। तो इसका सही आंसर D हो जाएगा, 1 2 3।
In the context of wearable technology, which of the following are accomplished by wearable devices? Location identification of a person, sleep monitoring of a person, assisting the hearing impaired person. इसका भी सही आंसर डी ही है, तीनों ही ठीक है। वियरेबल डिवाइसेस जैसे कि वॉच है, उसका क्या यूज़ है? उससे हम पता लगा सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्सन की लोकेशन क्या है, ठीक है। हियरिंग एड में भी, कान की मशीन में भी उसको यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ इसको स्लीप मॉनिटरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसको नेविगेशन पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, हेल्थ केयर के लिए यूज़ कर सकते हैं, और एडवांस टेक्सटाइल्स में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। अब देखते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, जिसको हम आरएनएआई भी बोलते हैं। ये काफ़ी पॉपुलर हुआ है कुछ सालों में। इसके क्या कारण है? क्योंकि ये जीन साइलेंसिंग थेरेपीज़ को डेवलप करता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ को डेवलप करने में हेल्प करता है, और इसको ये ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस करता है जो कि वायरल पैथोजोन्स को रेजिस्ट कर सकते हैं, यानी उनसे लड़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर ए है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ठीक है। फर्स्ट क्या कहता है कि इससे जो जीन ट्रांसलेशन है या जीन एक्सप्रेशन है उसको रोका जा सकता है, ठीक है। और ये जो ट्यूमर ग्रोथ होती है उसमें भी कारगर साबित होता है, उसको भी ये रिड्यूस कर सकता है। तो एक तरह का ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है आरएनए मॉलिक्यूल्स में। नई नई क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं, निकोटीन फ्री टोबैको, न्यूट्रिएंट फोर्टिफाइड वेजिटेशन। फोर्टिफाइड वेजिटेशन में क्या होता है? जिसमें कुछ एडिशनल मिनरल्स को ऐड कर लिया जाता है, ठीक है, फोर्टिफिकेशन कर दिया जाता है उस वेजिटेशन का, और इससे वायरल रेप्लिकेशन भी रुक सकता है, जिससे अगर वायरल पैथोजेंस जो होते हैं वो अटैक करते हैं तो उसको रेजिस्ट किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। साइंटिस्ट ऑब्जर्व merger of giant black holes billions of light years away from the sun, Earth. What is the significance of this observation? Higgs boson particles were detected, gravitational waves were detected, possibility of intergalactic space travel through wormhole was confirmed. It enabled the scientists to understand singularity. तो इसका सही आंसर डी है। इट एनेबल द साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड सिंगुलैरिटी। इसने साइंटिस्ट की हेल्प करी सिंगुलैरिटी को समझने में, ठीक है। डी इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन्स फॉर अकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोबायल पैथोजोन्स इन इंडिया? जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ सम पीपल, टेकिंग इनकरेक्ट डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स टू क्योर डिजीजेज, यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन लाइफ स्टॉक फार्मिंग, मल्टीपल क्रॉनिक डिजीजेज इन सम पीपल। देखिए क्या कारण है जिससे मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस होता है माइक्रोबायल पैथोजोन्स में, ठीक है। तो इसका सही आंसर बी है। अगर इनकरेक्ट एंटीबायोटिक्स ली जाती हैं, सही हम एंटीबायोटिक्स नहीं ले रहे हैं, तो उससे वो भी एक गलत चीज़ है, उससे भी MDR क्रिएट होता है, यानी मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? अगर लाइफ स्टॉक फार्मिंग में एंटीबायोटिक्स यूज़ हो रहे हैं और वो ठीक से नहीं यूज़ हो रहे हैं और वो ह्यूमन तक ट्रांसमिट हो जा रहे हैं फूड चेन के थ्रू, क्योंकि वो फूड चेन में एंटर हो जाएंगे और फूड चेन में एंटर होके वो ह्यूमन की तरफ भी पहुंचेंगे एनिमल से, तो वो भी एक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का कारण बन जाता है। और बाकी है अगर मल्टीपल क्रॉनिक डिजीजेज हैं कुछ लोगों में, तो उससे भी। तो इसीलिए हाई एंटीबायोटिक अगर फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स में होता है, जैसे मान लीजिए अगर जो गाय है या फिर कोई भी एनिमल है जिसके प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं, तो उससे क्या होगा? मिल्क में, ठीक है, कर्ड में, इन सब चीज़ों में वो आ जाएगा और एक वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा बैक्टीरिया के अगेंस्ट में, जो कि हार्मफुल होता है। तो इसका सही आंसर डी है। Cas9 प्रोटीन है जो न्यूज़ में है, इससे रिलेटेड देखते हैं क्या है। मॉलिक्यूलर सीजर्स यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग,
biosensor used in accurate detection of pathogens in patients, gene that makes plants pest resistant, और herbicidal substance synthesizes genetically modified crops. सही आंसर ए है। देखिए ये होता है क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 9, प्रोटीन होता है ये जो बैक्टीरिया का डिफेंस करता है। ठीक है, बैक्टीरिया का डिफेंस करता है। इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है, डीएनए कट करता है और सेल के जीनोम की ऑल्टर कर देता है, सेल के जीनोम को ऑल्टर कर देता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर सीजर्स यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग सही है, ए इसका सही आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है। हेपेटाइटिस बी वायरस ट्रांसमिट मच लाइक HIV, हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है HIV की तरह ट्रांसमिट होता है, और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन नहीं है जैसे कि हेपेटाइटिस सी की नहीं है। ग्लोबली जो लोग इन्फेक्टेड होते हैं हेपेटाइटिस बी और सी से वो ज़्यादा होते हैं जितने HIV से संक्रमित होते हैं, उससे ज़्यादा। सम ऑफ दोज इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस डू नॉट शो द सिम्टम्स, कुछ ऐसे होते हैं जो कई सालों तक सिम्टम्स ही नहीं दिखाते हैं। तो इसमें से अगर हम देखें बी इसका गलत हो जाता है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी की तो वैक्सीन आ ही गई है, और इनफैक्ट जो न्यू बेबी बॉर्न होते हैं, इन्फेंट्स जिनको हम कहते हैं, और बच्चे 18 साल तक की उम्र के जो होते हैं उनको वैक्सीन दी भी जाती है। इवन जो एडल्ट होते हैं अगर वो प्रोन होते हैं इससे, मतलब अगर लगता है कि उनको हेपेटाइटिस बी है या होता है, तो फिर उनको भी वैक्सीनेशन उनका भी किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका बी हो जाता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल हैं जिनको हेपेटाइटिस बी और सी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं HIV से। HIV इतना ज़्यादा नहीं प्रेवलेंट है, इतना ज़्यादा नहीं फैलता है जितना कि ये हेपेटाइटिस बी और सी है। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है कि उसके सिम्टम्स नहीं पता लगते हैं लेकिन वो होता है। तो इसी के साथ UPSC प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर पेपर की ये जो सीरीज़ है ये कंप्लीट होती है। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।